बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से कोरोना की एक नई लहर की आमद का ऐलान किया गया है और हुकूमती ज़राए के मुताबिक ये लहर इस कदर तेज़ और शदीद होगी जिसको कंट्रोल करना नामुमकिन ही नहीं बल्कि बहुत मुश्किल होगा। ऐसे हालात में अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना, उनकी हिफाजत करना हम सब पर लाजिम होगा। दूसरी जानब कोरोना को कंट्रोल करते करते करप्शन बेकाबू हो गई। एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान पंजाब ने जो रिपोर्ट शाये की है उसके मुताबिक कोरोना इमदाद के लिए मिलने वाले 40 अरब रुपए करप्शन की नजर हो गए, जो हुकूमती बरसरे इक़्तिदार अफराद और तमाम जिम्मेदार लोगों ने आपस में बांट लिए। एक और बात कि खाद पूरे मुल्क में नायाब हो चुकी है। किसी भी जगह पर खाद कंट्रोल रेट पर मुयस्सर नहीं है। किसान परेशान है, किसान बेहाल है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। महंगाई दिन ब दिन ऊपर जा रही है और हुकूमत इसको रोकने की बजाय हुकूमती अरकान और हिज़्ब इख्तिलाफ के बरसरे इक़्तिदार लोग एक दूसरे के खिलाफ गालम गलोच बदतहज़ीबी करने पर लगे हुए हैं। क्या नया पाकिस्तान यही बनना था और क्या यही तब्दीली थी? ये हमारे आज के मौजू होंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे लाहौर से साबिक ब्यूरोक्रेट, माहिर कानूनदान, तजिया निगार राना गुलजार अहमद साहब, जबकि वाशिंगटन डीसी से हमारा साथ देंगे अवैस करने। जी, राना गुलजार साहब, आपसे आज प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर ये ऐलान किया गया है, खबरदार किया जा रहा है कि कोरोना की एक ऐसी लहर आ रही है कि जिसको कंट्रोल करना दूर की बात, बड़ा नामुमकिन हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगा और ये पहले वाले कोरोना से बहुत शदीद किस्म की लहर होगी। तो इससे बचाव जो है उसका कोई तरीका निकाला जाए, उससे बचाव अख्तियार किया जाए। ये आफ़ात पे आफ़ात, आफ़ात पे आफ़ात, ना जाने ये क्या होने वाला है। बहरहाल, ये खुद जब हुकूमत किसी आने वाली आफ़ात से मुल्क के लोगों को महफूज रखने की बजाय इस तरह डराना शुरू कर दे, तो हालात कैसे होंगे? और ये जो आने वाली लहर है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक अभी तीसरी लहर अभी ख़त्म नहीं हुई तो चौथी की नवीद आ गई है। ये एक्चुअली तो ओमिक्रॉन इसका नाम दिया गया है इसको, जो कोविड की ये नई किस्म है। ये जनूबी अफ्रीका में कुछ चंद रोज़ पहले दरियाफ़त हुई है और अभी इसके फैलाव का ये जिसकी वजह से शिद्दत इसके कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शदीद होगी, उसकी फैलाव की एक बड़ी वजह है कि ये बहुत तेज़ी से फैलती है। ये कोई 12 दिन पहले का डाटा जो था जनूबी अफ्रीका का, वहाँ ये कोई 0.9 पॉइंट पे था और 12 दिन के बाद ये 7.9 पे चला गया इसका फैलाव। इसका मतलब है कि 10% जिसने इतनी तेज़ी से फैला है कि 10% 12 दिन में बढ़ गया है। और ये चलते-चलते जब दूसरे ममालिक में भी खबरें पहुँची तो पता चला कि ये तो दीगर 13 ममालिक को अपनी बल्कि 19 ममालिक को अपनी लपेट में ले चुका, जैसे अमेरिका, जापान और दूसरे बड़े-बड़े ममालिक भी शामिल हैं और वहाँ तक भी ये पहुँच गया है। और इससे एक तो ये किया कि उन्होंने अब फौरी तौर पर जनूबी अफ्रीका में सफरी पाबंदियाँ वहाँ से लोगों के आने पे लगा दी और जिन अभी पाकिस्तान में जैसा कि आपने कहा है कि हमारे वज़ीर मनसूबाबंदी और हमारे जो मशीर सेहत हैं वज़ीर-ए-आज़म के, उन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने बल्कि जैसे आपने कहा कि कौम को तो सहारा हुकूमत का होता है ना कि अगर कोई आफ़ात आती है तो उन्होंने बचाना होता है और हौसला देना तमाम को, लेकिन उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। हुँ। उन्होंने तो सीधा ही कहा है कि जी ये इससे आप मुमकिन ही नहीं है, एक तो बचाना मुश्किल है, मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। मैं समझता हूँ कि ज़रा अपने अल्फाज़ के चुनाव में हुकूमत को देखना चाहिए कि हम इतना खौफ-ओ-हरास अगर फैला देंगे अवाम में, तो फिर क्या हुकूमत के बारे में सोचेगी? क्योंकि अगर ऐसी आफ़त होती है तो ये ज़िम्मेदारी तो हुकूमत वक़्त की होती है कि उनके बचाव, और अभी भी अल्लाह का शुक्र है कभी तक हम जो है वो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, हम सेव हैं इस बीमारी से, इस लहर से। तो इसको इस लहर को समेटने के लिए उन्हें बर-वक़्त होना चाहिए कि हम अपना रोल अदा करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारे मुल्क में ये ना पहुँचे। हुँ। लेकिन अदरवाइज़ उनका है कि उन्होंने तो कहा जी कि बिल्कुल हमारे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन बहरहाल उन्होंने कुछ अच्छे इक़दामात स्टार्ट कर दिए हैं। एक तो ऐसे ममालिक पे
सफरी पाबंदियाँ लगा दी हैं कि वहाँ के लोग इस यहाँ पे ना आएँ, जहाँ पे ये वायरस ऑलरेडी अब जा चुका है। और दूसरा उनका ये ज़ोर है कि उन्होंने कहा कि हम टेस्टिंग को तेज़ कर रहे हैं कि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लें और उसमें ये पता चल जाए कि किन-किन लोगों के इन्वॉल्व हैं। और तीसरा वैक्सीनेशन को बहुत ज़्यादा तेज़ कर रहे हैं, कि वो कहते हैं कि वैक्सीनेशन जितनी ज़्यादा होगी, लोगों का इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो ज़्यादा बढ़ेगा। और तीसरा वो बूस्टर डोज़ पे कह रहे हैं कि जिन्होंने लगवाई है उनको बूस्टर डोज़ दी जाए। और एक और भी पता नहीं उसमें किस हद तक सच्चाई है कि ये जो बूस्टर डोज़ वाली जो कंपनियाँ जो बनाती हैं, वो भी अब उनकी बूस्टर डोज़ अभी तक पड़ी हुई थी, वैसे इस्तेमाल नहीं हुई थी। तो उनका भी एक ज़ोर है कि बूस्टर डोज़ लगे हुँ। और उनकी भी ये कमाई का एक ज़रिया बने। बहुत सी बातें हैं किस हद तक सच है, किस तक नहीं है। बहरहाल ये एक लोगों में ज़रूर ये भी एक रद्द-ए-अमल पाया जाता है कि ये रीज़न्स है, अल्लाह ताला खैर करे। अभी तक तो हम सेफ हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो एक ज़बानी जमा खर्च ना करे, इसमें प्रैक्टिकली ऐसे इक़दामात करे। और ये अल्लाह का शुक्र है कि हमें पता चल गया है, कभी हमारे मुल्क में ये लहर नहीं आई और हम पहले बरवक़्त आगाह हो गए हैं। तो इसके लिए अब कोरोना के बारे में बहुत ज़्यादा तहकीकात हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा सिस्टम इन वोग है। इनको कोई नया सिस्टम नहीं लाना, उसी को अपना एक्टिवेट करें, उसको ज़्यादा उसको बढ़ाएँ और ये कोशिश करें कि उन ममालिक से लोग ट्रैवल ना करें और यहाँ पे उसकी अपने एहतियाती तदाबीर में इज़ाफ़ा करें और अल्लाह हमें इससे सेफ रखे। अवैस भाई, ये क्या-क्या भेज रहे हैं उधर से इस तरफ? आप बड़े सुकून से वहाँ होंगे और देख रहे होंगे सारा कुछ, और हमारी यहाँ से जो चीखो-पुकार है इसको भी सुन रहे होंगे आप। हुकूमत ने तो कह दिया जी कि इसको रोकना मुमकिन नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप किस नज़र से देख रहे हैं ये सब, और ये कैसे हो रहा है? और क्या ऐसे हालात में हुकूमत को ऐसे ही बयानात देने चाहिए या हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए? इन्फॉर्म ज़रूर करना चाहिए कि ये आफ़त आने वाली है, लेकिन इसका इस तरह का वावेला, ये शोर और इसकी आमद, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? इरशाद साहब, ये सिचुएशन बहुत सीरियस है। जो ये नया वायरस है, इससे रिलेटेड जितने ही मामलात हैं, जो दुनिया भर में फैले हैं, वो बहुत ही सीरियस है। अच्छा, दुनिया में बाकी मुल्कों में तो वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल है। हमने अभी से इसलिए ये सारे रौला हुकूमत डालना शुरू करती है, या एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनके पास वैक्सीनेशन कार्ड है और उनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई। इसमें कोई शक भी नहीं है कि कौम खुद ही फ्रॉड करने में लगी रहती है। तो इस वजह से ये जो नया वायरस की ये म्यूटेशन जी ऐसे होती है कि ये जब इंसान के पूरे एरिया पे एक अटैक करता है, तो वहाँ के जो जो भी एनवायरनमेंट होती है, उस हिसाब से वायरस अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा होता है। तो जब उसको रेजिस्टेंस नहीं दी जाती है, यानी उसका मुकाबला नहीं किया जाता है, तो वो एक नई से नई फॉर्म में आता जाता है। अफ्रीका से बदकिस्मती से ये हालात इसलिए हो रहे हैं कि एक तो अफ्रीका में बहुत सारे हाइजेनिक सेहत से जो सैनिटेशन से रिलेटेड मसले हैं, वो बहुत सीरियस हैं। बर्रे-आज़म में गुर्बत बहुत ज़्यादा है हुँ। और इसका जो बदतरीन इफ़ेक्ट होती है कोई भी अवाम या आबादी होगी, वो गरीब मुल्क होंगे। तो आप ये देख लें कि सबसे पहले वो जहाँ पे पहुँचा है और वहाँ पे उस तरह के मामलात नहीं हैं, तो ये एक बड़ा सीरियस मसला है। अब पाकिस्तान में उन्होंने इसलिए कह दिया है कि एक तो पाकिस्तान की अवाम बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं देती है। हुँ। मैं इसको बगौर खुद देख चुका हूँ कि कोरोना के ज़माने में भी जब पाकिस्तानी ये कह रहे थे कि ये अमेरिका से भिजवा रहे हैं आप लोग, यहूदियों की साजिश है, और बहुत सारे इसके ऊपर मसले थे, जबकि अमेरिका में इस तरह के मसाइल नहीं हैं, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में इस तरह के मसाइल नहीं हैं। मगर ये लोग तो बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो जाते हैं, यानी कि हम लोग हर चीज़ को इतना लाइट लेते हैं, ये लोग इतने खौफ़ज़दा थे कि जब चाइना में फैलना शुरू हुआ था, तो यहाँ पे ऐसे था कि जैसे कोई आफ़त या कहर का अज़ाब आ गया हो। हुँ। तो वहाँ पे तो फैला हुआ था और लोग कहते थे बस ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, मर जाएँगे तो मौत तो किसी वक़्त भी आनी है। तो मगर ये जो अब नए वारिस वायरस की किस्म है, जैसे कि जी जो ये इसकी इससे पहली किस्म थी, उसमें भी कुछ मसले मसाइल थे। उसमें भी लोगों की जो डेथ्स हुई हैं, जितने भी लोगों की डेथ हुई है, वो बहुत शॉर्ट टर्म में हुई है। यानी कि जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई थी, वो हॉस्पिटल में 3-4 दिन इतने टाइम गुज़ार सके। अब ये तो बहुत ही खतरनाक है। अभी तक की जो सिस्टमैटिक है वो ये है, ये जी जो इसकी वैक्सीनेशन भी है, जो सारा कुछ है, लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें गवर्नमेंट को चाहिए कि ओपन अवेयरनेस दे। जो वैक्सीनेशन है वो इसको रोकने के लिए नहीं काम कर रही। असल में जो उसका फंक्शन है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा रही है,
ताकि आप किसी भी किस्म की बीमारी के हमले को, ख़ुसूसी तौर पे इस तरह के वायरसेस, ये वायरसेस की एक ख़ास किस्म है जो कि हमला करती है इंसान के ऊपर, इस तरह के वायरसेस का ज़्यादा यानी कि मज़बूती के साथ मुकाबला कर सकें। तो वो ये इसमें सारे, यहाँ पे तो अमेरिका में तो ये तीसरी डोज़, बूस्टर डोज़ जिसे कहते हैं, वो भी ये लगा चुके हैं। बेसिकली आपकी इम्यूनिटी को ये मुस्तकिल स्ट्रॉन्ग किए जा रहे हैं। बूस्टर का मतलब यही है कि बूस्ट कर रहे हैं, यानी आपको पावर से पावर दिए जा रहे हैं। अब वहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी शुरू किया गया जी, सिंध में इसने लोगों ने बड़ा शुरू किया, मगर वहाँ पे तो ये मसला है ना, अब देखिए अब क्या कहें कि सिंध की गवर्नमेंट के और बाकी सारी चीज़ों के अब क्या तबसरा करें कि वो तो कोई और ही सिलसिला देखते हैं ना जी। हर वैक्सीनेशन से लेके और तमाम मामलात में पाकिस्तान में भी आपको पता ही है कि थोड़ा-सा ही ऑडिट हुआ है, तो वैक्सीनेशन के तमाम मामलात में करप्शन और बहुत सारे कमीशंस और बहुत सारी चीज़ें आई हैं। और अभी तो ये वो चीज़ें हैं कि जो बचते-बचाते ऑडिट वालों के हाथ लगी हैं। बहुत सारी चीज़ें तो ऑडिट के हाथ लगती ही नहीं हैं, जो कि कैश में या उससे पहले ही डील हो जाती हैं या कहीं पे, क्योंकि सारे मुल्कों में गुर्बत बढ़ रही है, हमारे यहाँ अमीर जो बंदा है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है। हम्म। ये भी देखना होगा कि तबाही के ज़माने में हमारे यहाँ अमीर अमीर से कैसे होता जा रहा है, उसकी इस तरह कैसे बढ़ रहा है, तो गरीब गरीब से गरीब क्यों है जा रहा है। इसका मतलब है गवर्नमेंट का कोई इदारा गवर्नमेंट का चेक नहीं रख रहा। जी। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने अवैस करनी साहब और राना गुलजार साहब। यहाँ पर एक छोटी-सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम का अगला हिस्सा यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी कोरोना की नई लहर की। राना गुलजार साहब, कोरोना को काबू करते-करते हमारे मुल्क में, जैसा कि अवैस करनी साहब ने कहा है, कि करप्शन बेकाबू हो गई है और कोरोना की मद में मिलने वाली इमदाद की रकम में से आज कुछ अखबारात ने जो रिपोर्ट किया है, 40 अरब रुपए वो हड़प कर लिए गए हैं। उनमें सब वही हैं जो सारा दिन कहते हैं कि फिलां चोर है, फिलां चोर है, फिलां चोर है, नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, और सब उनको चोर-चोर कहते रहते हैं। और आज उन्हीं की अपनी हुकूमत में उन्हीं के अपने एडिटर जनरल ने ये रिपोर्ट शाये कर दी है कि आपने कोरोना की मद में मिलने वाली इमदाद का 40 अरब रुपया आपस में तकसीम करके खा लिया है। ये कैसी हुकूमत, कैसे चोर और ये कैसा तहफ़्फ़ुज़ है? रंगा साहब, दरअसल जब किसी कौम के कौलो फेल में तज़ाद आ जाता है ना, वो कहती कुछ है और उसका अमल कुछ होता है, तो फिर वो कौम जो है वो तबाही के दहाने पे जाती है। वो हर शोबा हो उसमें ज़वाल पसीर रहती है। और उनकी क्रेडिबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है, लोगों का एतबार भी ख़त्म हो जाता है। हुआ ये है कि यहाँ पे जब कोरोना, एक ज़ाहिर है बहुत बड़ी एक वबा थी, एक बड़ी मुसीबत थी, इसके लिए बैरूनी दुनिया से बहुत ज़्यादा फंडिंग आई, इमदाद आई। इमदाद को चाहिए था को वो ऑनेस्टली और ट्रांसपेरेंसी से यूज़ होती। लेकिन अभी जो सूरत हाल सामने आई है, जिसको ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो एक हुकूमत पाकिस्तान का एक अदारा है जिसका काम ये है कि वो ऑडिट करे कहाँ पे रकम आई है, वो सही खर्च हुई है या नहीं खर्च हुई है। उसके मुताबिक जब ये देखा गया तो रिकॉर्ड देखा तो बहुत सारा रिकॉर्ड उन्हें अवेलेबल ही नहीं किया गया। कोई 354 अरब रुपए के जो रिकॉर्ड था चाहिए था उनको, जिसमें से बहुत कम रिकॉर्ड दस्तयाब हुआ। और जब रिकॉर्ड जितना दस्तयाब हुआ उसमें से 40 अरब रुपए जो है वो खुर्द-बुर्द पाए गए हैं और उनका हिसाब था गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं था। बाकी तो रिकॉर्ड ही मुहैया नहीं किया गया। अब यहाँ सूरत-ए-हाल ये है कि ये बहुत पुराना मामला नहीं है, बड़ा रिसेंट का मामला है और जब ऑडिटर जनरल जाए तो उनको रिकॉर्ड ही ना दिया जाए। किस किस्म की बदमाशी है और किस किस्म की बेहयाई है और ढीठपन है। ये चीज़ें छुपी तो नहीं रहती। और ये रिपोर्ट भी आपको अंदाज़ा होगा कि 6 महीने की आई हुई है और छुपा के बैठे हुए हैं। और आईएमएफ ने और जब ज़ोर दिया बाहर से एजेंसियों ने कि हिसाब-किताब दें, क्या बना हमारे जो पैसे दिए थे। तो फिर ये रिपोर्ट सामने लाएगी और ये सामने आया कि 40 रुपए का ये जो खुर्द-बुर्द कर रही है, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। इधर तो चाहिए कि ऐसी वबा में हर बंदा अपना-अपना हिस्सा डाले, मुखय्यर हज़रात डालें, हुकूमत डाले, अपने वसाइल से डालें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इधर आपने लोगों की अमवात पैदा हो रही हैं, उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, इधर आप खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है इस मुल्क का और कौलो-फ़िल का तज़ाद है। यही हुकूमत जब करप्शन को ख़त्म करने के आई थी और करप्शन ख़त्म करने के इस एक एजेंडे पे लोगों ने बहुत ज़्यादा वोट दिए थे कि इस मुल्क में इंसाफ़ की हुकूमत होगी, करप्शन ख़त्म होगी और लोगों के जो हकूक़ हैं उनको मिलेंगे। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे-जैसे हम ये वक़्त गुज़रता जाता है, इनका तीसरा साल जा रहा है और तीसरे साल में ऐसे-ऐसे इनके स्कैंडल्स आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि इन्होंने भी कोई दूसरों से कम नहीं किया, अगर बड़े नहीं तो कम भी नहीं किया।
और बहुत सारे जब कोई बात आ जाती है तो माफिया माफिया कह देते हैं, माफिया कहाँ है? माफिया इनके अंदर है, और या माफिया के ये इनके बहुत सारे लोग माफिया के पेरोल पे हैं। तो ये तमाम मामलात जो है वो चल रहे हैं, ये बड़ी बदकिस्मती है। और अभी तक ये खबर आप चैनल्स पे आ गई, हम भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि हमने इसका नोटिस ले लिया और हम लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे। उनको पहुँचना चाहिए, आज नहीं तो किसी दिन पहुँचेंगे ज़रूर। ये अल्लाह का भी एक निज़ाम है कि जिसने जो किया है वो भरना है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है, ये आँखें खोलने के लिए काफ़ी है, और हुकूमत को इस पे जो है अपना एक लेसन लेना चाहिए और अपने मामलात में बेहतरी लानी चाहिए। और वाक़ई ये रिपोर्ट दुरुस्त है, सही है, तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेके लेना चाहिए। वहाँ ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे कौन से चहेते हैं और कौन से नहीं हैं। ये जो है ये इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, तमाम के साथ बराबर का सलूक होना चाहिए। जैसे ये दूसरों के बारे में कहते हैं कि उनको हम इस तरह करेंगे, उन्होंने करप्शन की, हम छोड़ेंगे नहीं, ये अपनों को भी वैसे ही करें, अपना हो या गैर हो, हिसाब और इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अवैस मैं करनी साहब। इरशाद साहब, मैं इसमें ऐड करता चलूं। वैसे तो राना गुलजार साहब से हमारे ब्यूरोक्रेट है, सीनियर रहे, उनका तजर्बा वगैरह ज्यादा होगा इस सिलसिले में। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये, क्योंकि ऑडिट का मुझे पाकिस्तान के सिस्टम का जितना अंदाजा है, कि ये भी हो सकता है कि ये कुछ ऐसी चीजें हो जो पहले लगे हुए हो, जिनके बाद में डॉक्यूमेंट्स देके कुछ चीजें पूरी हो जाए। क्योंकि ऑडिट में ये होता है, जब वो हिसाब किताब कर रहे थे, जो चीज मिसिंग होती है उसको इरेगुलरिटीज में कहते हैं। यानी मैं यहाँ पे आपको ये कह सकता हूँ कि इसको करप्शन कहना मेरा ख्याल है गलत होगा। यानी इरेगुलरिटीज है, इसके पास, गवर्नमेंट के पास चांस होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स और वो चीजें पूरी कर। अच्छा, अगर जी इसमें बहुत ओपन बात करें, अगर ये सारी चीजें नहीं प्रोवाइड की जा सकती या नहीं होती, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान बनेगा उन तमाम लोगों के ऊपर जो कि इस सारे टाइम में, कोरोना के टाइम के अलावा ये जो कोविड का टाइम आया, इसमें ये जो इनका डिजास्टर सेल होता है, एनसीओसी, और इस सारे के सरबराह रहे हैं। और वो सारे मोस्टली फौजी सरबराहान रहे हैं, यानी उनका ताल्लुक आर्मी से था। तो ये उस सिलसिले में उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी एक सवालिया निशान होगा। मगर मेरा ख्याल है कि ऐसे कोई मामलात होंगे नहीं, क्योंकि ये बड़ा साफ शफाफ सिस्टम होता है और इसमें बहुत सारे लोग ऑन बोर्ड होते हैं। तो ये लोग, हाँ, ये हो सकता है जरूर कि ये रिकॉर्ड गवर्नमेंट की नाअहली से आप कह लें कि प्रॉपर रिकॉर्ड जिस चीज का जब प्रोवाइड, ऑडिट वालों का जी काम होता है वो सीधा सीधा हिसाब किताब कर रहे होते हैं। जिस चीज को आप मिस कर देंगे वो उसमें लिखेंगे हमारे पास इसका हिसाब किताब नहीं है। यानी आपने खर्चा किया है अगर 100 अरब रुपए का, तो 100 अरब के हमें बिल नहीं दिए, हमें बिल 50 अरब के दिए, तो वो 50 अरब को इरेगुलरिटी में ही यानी एम्बेजलमेंट या मिसमैनेजमेंट में कंसीडर करेंगे। दूसरी चीज है, गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है, अब जब हम नाजरीन को सुन ही रहे हैं, कोई चीज पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव बात और भी है। गवर्नमेंट ने अभी सेहत के शोबे में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, अल्लाह करे कि जी वो पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल हो। वो ये लिया है कि तमाम मेडिसिन कंपनीज को बैन कर दिया गया है कि वो डॉक्टर्स को तोहफे, तहाइफ, पैसे, पर्स, प्रिविलेजेस अब नहीं देंगे। तो असूली तौर पे इसकी वजह से या तो ये जो मेडिसिन की कीमतें हैं इनको नीचे आना चाहिए, क्योंकि वो सारी कीमतें डॉक्टरों में इन्वेस्ट होती थी, और जब वो उधर से कंपनी पैसे बढ़ा देती थी, यानी कंपनी वही गोली जो 10 रुपए की 100 रुपए की कर देती थी, उसमें से 30 रुपए हर डॉक्टर को प्रोवाइड किए जाते थे। वो उनका बजट होता था कि उनको विजिट्स करवाएं दुबई के, स्विट्जरलैंड के। तो सारे, अब देखिए जी इस पे किस हद तक अब आगे गवर्नमेंट नोट भी रखती है, चेक भी रखती है, तो बेहतरी हो सकती है अवाम के लिए, कोई कोई सोच ये बेहतर भी हो सकती है। जी सर जी, मैं आपको देने वाला हूँ और आप मुझसे लेने वाले हैं। मैंने किसी को दिखा के देना है या आपने मुझसे आके बाजार के चौक में देना है? कमाल है। चलें, मुझे ये बताएं, देखें जो अखबार ने रिपोर्ट किया अवैस करनी साहब, उन्होंने अखबार ने ये नहीं लिखा कि इस 40 अरब रुपए का रिकॉर्ड नहीं पेश किया गया, बल्कि उसने, ऑडिटर जनरल ने लिखा है कि ये 40 अरब रुपए जो है वो हुकूमती ओहदेदारों ने आपस में और उनके साथ नीचे काम करने वालों के दरमियान में आपस में बांट लिया है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि नहीं, रिकॉर्ड नहीं मिला। मैं जी, इसको समझता हूँ, आपकी बात सही है, मगर आप ये देखिए हम बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं। जी, मैं देखिए जो अखबार राना में गुलजार रिपोर्ट साहब है, किया है। जी जी, नहीं नहीं, आपकी बात सही है। अगर ऑडिटर जनरल ऐसे लिख रहे हैं तो वो डायरेक्ट हुकूमत पे करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि ये तो डायरेक्ट करप्शन में आता है, जी, इनडायरेक्ट करप्शन भी नहीं है, डायरेक्ट करप्शन में है। जी, मगर मेरा ये ख्याल है, यानी कि मैं अभी भी आपको ये कहूंगा कि ये अखबार की रिपोर्टिंग गलत हो सकती है कुछ, क्योंकि ऑडिटर जनरल का जो ऑफिस है ना जी, ये गैर जानिबदार होता है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस जो है उसको गैर जानिबदार समझा जाता है,
तो इस तरह ऑडिटर जनरल जो है उसका ऑफिस भी गैर जानिबदार होता है। वो किसी भी उस पे करप्शन के एलिगेशन नहीं लगा सकता। हाँ, वो ये बता सकता है कि इन सारे पैसे का या इस लेन-देन का या गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया इसका हमें कोई सबूत नहीं दिया गया, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाए। फिर उसके ऊपर आज इदारे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे आज एक बहुत बड़े इंटेलिजेंस इदारे की एजेंसी जो है पाकिस्तान की, उसके ऊपर एफआईए ने जो है गवर्नमेंट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने एफआईए को ऑर्डर दिए हैं कि जी आप इन्वेस्टिगेट करें और सारे इस मैटर को उठाएं। जी। ठीक है। राणा साहब, आप बताइएगा कि एडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है, अखबार ने जिस तरीके से उसको शाये किया है, अखबार ने उसमें लिखा है कि ये जो पैसे थे 40 अरब रुपए, ये हुकूमती बरसरे इक़्तिदार जो असहाब हैं उन्होंने और उनके साथियों ने आपस में ये बांट लिए हैं और जहां तक ये पहुंचने थे वहां तक नहीं पहुंच पाए। एक्चुअली जो हमारे तक रिपोर्ट पहुंची है वो जैसे करनी साहब ने कहा, सिस्टम तो ऐसे ही होता है कि ऑडिटर जनरल रिकॉर्ड को देखते हैं और उसके मुताबिक पैरा ऑडिट पैरा बनता है और उसके मुताबिक वो बताते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी ये सिचुएशन है कि वो तो कहते हैं कि हमें तो 354 अरब का हिसाब चाहिए था, बहुत सारा रिकॉर्ड हमें नहीं मिला और जो रिकॉर्ड मिला है उसमें से 40 अरब रुपए का गबन पाया गया है। यानी अवेलेबल रिकॉर्ड से अगर सारा रिकॉर्ड मिल जाता तो इसकी लिमिट और ज्यादा हो जाती। जो खबर मैंने देखी है उसके मुताबिक तो यही सूरत हाल है। लेकिन तरीकेकार बहरहाल उनका यही होता है कि वो ऑडिट पैरा बनाते हैं और उसमें वो लिखते हैं जो रीजन हो, जहाँ पे रिकॉर्ड ना मिले वो रिकॉर्ड नहीं मिलता लिखते हैं, जहाँ पे वो समझते हैं कि रिकॉर्ड मिलने के बावजूद ये करप्शन पाई गई है तो वो इस तरह से लिखते हैं। और इसमें जो सामने चीज आई वो लिखा है कि जो अवेलेबल रिकॉर्ड था उसमें से 40,000 की एम्बेजलमेंट पाई गई है, बाकी को 354 अरब रुपए का मामला है, बाकी रिकॉर्ड हमें नहीं मिला बहुत सारा। चले अवैस भाई, अगर पैरे लग भी गए हैं तो पैरे सेटल करने में कौन सा मुश्किल होता है? 40 अरब रुपए जिसके पास है, छोटे छोटे पैरे कैसे नहीं सेटल। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम इंशाल्लाह अगले मौजू पे चलते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला एक मरतबा फिर वहीं से जोड़ते हैं। राना साहब, इस वक्त मुल्क में एक अजीब सी सिचुएशन चल रही है और हमारा वो तबका जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, किसान। किसान को कहीं से खाद नहीं मिल रही, यूरिया जो है वो मार्केटों से गायब है और अगर कहीं है तो उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि किसान वो ले नहीं पा रहा। तो वो मेरे ख्याल में हमारे पहला के दूसरा प्रोग्राम था, अवैस करनी साहब ने जब कहा था कि कहत जो है वो ये इस तरह नहीं आते कि फसलें खत्म हो जाएं, अनाज खत्म हो जाए, बल्कि मिस मैनेजमेंट हो जाए तो कहत आ जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि हम उसी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बल्कि बड़ी तेजी से उसी तरफ नहीं जा रहे? आप देखिए कि आप पिछले हम डिस्कस करते रहे, चीनी का बहरान आ गया, आटे का बहरान आ गया, ये खाद भी उसी तरह का एक बहरान है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि यकदम है, एक अरसे से है कि आवाम को खाद मुयस्सर नहीं आ रही है। अगर मुयस्सर आ रही है किसानों को तो बहुत महंगे दामों पे आ रही है। और हमने देखा कि हुकूमत किस हद तक बेहिस और नाकाम है कि इस इतने महीने गुजरने के बावजूद उन्होंने बिल्कुल इस पर स्टेप नहीं लिया और प्रैक्टिकल कोई स्टेप नज़र नहीं आ रहा। और सिचुएशन जो है बजाय इंप्रूव होने के या बेहतर होने के वो सिचुएशन ख़राबतर होती चली गई। आज सूरत हाल ये है कि गंदम की बुआई का सीज़न है। गंदम जो है वो आपको पता है कि हमारे लिए कितनी ज़रूरी है कि हमें हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, बाहर से हमें इम्पोर्ट भी करना पड़ती है और इसके लिए बहुत सारा ज़रिए मुबादला भी जाता है और इसके बगैर तो ये हर घर की एक ज़रूरत है, आटा और कम से कम रोटी खाना। और ये जो इसकी जो औसत पैदावार है वो अगर खाद इस्तेमाल ना करें तो उसकी पैदावार इतनी कम होती है कि काश्तकार के अपने अखराजात भी पूरे नहीं होते। अल्टीमेट वो कहता है कि छोड़ो गंदम को, यार कोई और चीज़ें काश्त कर लो। जब किसान का ये इस तरह की सूरत हाल हो जाएगी, इस तरह का ध्यान चला जाएगा तो फिर गंदम लोग काश्त करना छोड़ देंगे। अभी आप देखें कि जो इसकी डीएपी है, जो हमने गंदम जब बोनी है तो सब ये लगानी पड़ती है, स्टॉक में लगाई जाती है और वो मार्केट में दस्तयाब नहीं है। अगर दस्तयाब है तो उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाएं कि उसकी 8100 रुपये तकरीबन सरकारी कीमत है और इस वक्त वो 9500 से
95,000 से 10,000 तक बोरी मिल रही है। जब इतनी ज़्यादा उसकी कीमत होगी, तो पहले तो कीमत इतनी ज़्यादा, ब्लैक मार्केटिंग में हुकूमत कंट्रोल करने को उसमें नाकाम है। दूसरा फिर उसकी अवेलेबिलिटी भी नहीं है। यानी कई लोग हाथों में ब्लैक के पैसे लिए फिर रहे हैं कि हमें फसल लेट हो रही है, हम फ़ौरन अपनी खाद लगाएँ और फसल को काट करें, वो इसके लिए मिल रही है। इसी तरह यूरिया का ये हाल है कि उसके बाद आपने पानी लगाना है पहला गंदम को, तो आपने यूरिया की बोरी लगानी है। यूरिया जो है अगर मार्केट में कुछ उसका 1700 कुछ रेट है और यहाँ पे वो 2500 पे मिल रही है, और 2500 के बावजूद भी नहीं मिल रही है। दोनों चीज़ें हैं, और उसकी रीज़न ये है कि जो माफिया है ना, वो माफिया, जिनको ये माफिया कहते हैं, माफिया इनर भी है और आउटर भी है, हुकूमत के अंदर भी बैठा हुआ है, बाहर के बैठा हुआ है। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो बाहर माफिया बैठा हुआ है, और अंदर वाले माफिया उनके पे रोल पे हैं। वो इस तरह से इनको करते हैं कि वो उनके इंटरेस्ट को अंदर बैठे वाच करते हैं। ये इतने लाखों रुपए, आपको अरबों रुपए, आपको पता है कि ये सब्सिडी जाती है, जितनी फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, ये खाद की गैस की माद में इनको अरबों रुपए की मिलती है सब्सिडी, और फिर टैक्स की छूट में मिलती है, और ये उसका तो बिल्कुल नाजायज फायदा उठाते हैं, उसका तो आवाम तक तो कोई फायदा पहुंचता नहीं है। और ये क्या करते हैं कि आप जखीरा अंदोजी के लिए इन्होंने डीलर सेलेक्ट किए हैं, चंद एक सिलेक्टेड डीलर्स हैं। हाँ, वो सिंध की स्पेशल मिसाल दी जा रही है कि उन डीलर्स को परमिट जारी करते हैं, वो डीलर्स फिर जखीरा अंदोजी करते हैं या ब्लैक मार्केट में परमिट फरोख्त करते हैं, जिससे इनकी जो इनका तरीक़ेकार है वो बड़ा गलत है, और इनकी सप्लाई और इनकी जो डिमांड है वो आपस में बिल्कुल ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से पूरी नहीं हो रही है। और ये एक वक़्त होता है ना, एक वक़्त पे आपने डीएपी लगानी है, एक वक़्त पे आपने यूरिया लगानी है। जब ऐन वक़्त आता है उस पे ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है, और उससे हालांकि चाहिए उस वक़्त से पहले आपकी वाफर मिकदार में हुकूमत को चाहिए कि वहाँ पे जो मार्केट में डीएपी के वक़्त से पहले अवेलेबिलिटी हो, यूरिया की अवेलेबिलिटी हो। तो मैं समझता हूँ कि प्लानिंग का, मैनेजमेंट का, और प्लस ये है कि वो गवर्नेंस का ये इश्यूज़ हैं कि यही तो पहले हम नहीं देखते थे इस तरह के बहरान जो पैदा हो रहे हैं। ये बहरान पे बहरान पैदा हो रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इन पे काबू पाए और अपनी गिरफ्त को कंट्रोल करे और कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। जब आप कॉम्प्रोमाइज़ मामला आप गिरफ्त से निकल जाते हैं, जब आप किसी को बचाने की कोशिश करते हैं, तो फिर दूसरे और बच निकलते हैं, फिर आपकी गिरफ्त नहीं रहती। तो कंप्रोमाइज़िंग जो सिचुएशन है इसको ख़त्म करें। हाँ, जो भी आता है उसको उसपे किसी किस्म का लिहाज़ ना करें, और स्ट्रिक्ट इतना एक्शन लें कि गवर्नमेंट के पास रेट ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। हमें रेट ऑफ गवर्नमेंट नज़र नहीं आ रही। गवर्नमेंट को अपनी रेट कायम करनी चाहिए। आप इसी तरह जब तक करते रहेंगे तो ये बहरान और ये माफिया तो आपके साथ होते जाएँगे। फिर कोई भी ऐसा नहीं आएगा इश्यू जिस पे हम कहेंगे कि हमने इस पे सुरखरू हुए या हुकूमत को क्रेडिट लेना चाहिए। हुकूमत के पास वक़्त बड़ा कम है। आप इस पे सोचना चाहिए, इसका तजर्बा भी हो गया, एक्सपीरियंस भी हो गया, या अब ये बच्चा जवान हो गया, अब बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। इसको आप ज़रा ज़्यादा अपने अक्ल-ओ-दानिश से और अपनी मैनेजमेंट और गवर्नेंस को बेहतर करना चाहिए। जी, अवैस भाई, ये माफिया क्या चीज़ है? और ये माफिया कहाँ छुपा हुआ है, कहाँ बैठा है? और ये माफिया पकड़ा क्यों नहीं जाता? ये कौन-सा जिन है माफिया, जो पूरी अवाम के ऊपर छाया हुआ है और इसने तबाही फेरी हुई है और कोई इसको पकड़ने वाला, कंट्रोल करने वाला नहीं है? अब तो हालात ये हैं कि मैं थक गया हूँ माफिया का बताते-बताते। पाकिस्तान में सबसे बड़ा माफिया अवाम को बनना चाहिए था, मगर अवाम सोई हुई है, वो हर बार इन्हीं को 2-3 मैंने इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स इस सिलसिले में, किसी ने, मेरे दोस्त ने मुझे ऐसी कुछ चीजें बताई, उसमें सियासतदान शामिल है, आगे उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट है, मगर असल में सियासतदान उनकी बैक पे हैं, वो एक्शन नहीं लेने देते। माफिया का जो गढ़ है वो सिंध से और पंजाब के कुछ सियासतदान हैं, और वो जिस पार्टी में भी हो उस पूरी पार्टी को ब्लैकमेल करते हैं, और वो पूरा एक ग्रुप है और हर जगह पे ये मौजूद है। इस वक्त ये तमाम चीजों का जो, जैसे राना साहब ने बताया, बहुत ही क्लियर एनालिसिस दिया, मगर वो भी बेचारे कहाँ तक बताएं और कहाँ तक बोलें, किसी पे असर नहीं होता। एक अकेला बंदा कर नहीं कुछ सकता। पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी सियासतदान, मेरा ये ख्याल है, किसी खूनी इनकलाब के जो है ना जी मुंतजिर हैं, और उसके बाद फिर ये रोक तो नहीं सकेंगे। इस वक्त ये खाद और ये सारी चीजें जमा कर रहे हैं जनूबी पंजाब और सिंध के बॉर्डर पे। अब आप उससे देखें कि वो खुद ही प्लानिंग कर रहे हैं कि उन्होंने स्मगलिंग किस साइड पे करनी है। और फिर अच्छा जी, दूसरा मसला ये है कि फसलों में और ये सारी चीजें, मसला ये देखते हैं कहाँ पे हमें ज्यादा पैसे मिलने हैं। सिंध ने ज्यादा वैल्यू ऑफर कर दी, वहां के किसान को किस वक्त जरूरत है वहां पे चला जाएगा, और ब्लैक करने के लिए। यानी कि जी अभी जो रेड हो रहे हैं
हैरानी की बात है, मैं आपको बताऊं कि मैं न्यूज वगैरह कुछ देख रहा था, जो रेड हो रहे हैं उसमें गंदम और चीनी के बजाय खाद की बोरियां बरामद हो रही है मुस्तकिल। हम्म यानी अगलों ने रेड के बाद उन्होंने कहा कि खाद पे किसका ध्यान जाएगा। वो तो दुआ दे उस बंदे को जिसने कहा कि खाद भी पकड़ना शुरू करो, जो यूरिया खाद या जहां जहां पे भी जिस जिस तरह भी ब्लैक करके छुपाई हुई है। जबकि बेसिकली इस्लाम के नाम पे मुल्क बना था, 98% अवाम जो आबादी है वो मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मुसलमान बल्कि यूं कह लें अल्लाह के नाम पे अल्लाह का नाम लिए जाते हैं, नबी का नाम लिए जाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और करप्शन किए जाते हैं। जबकि उन्होंने सबसे पहले कहा था जखीरा अंदोजी हराम है, हर चीज गरीब का ख्याल करो, वो एक सिस्टम है। इदारे भी जी कहाँ तक ख्याल रखे, जब तक आप खुद, वो जो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये लोग अवाम से ही निकल के आए हैं, जब तक अवाम खुद चीजों को ऊपर इस तरह नहीं लाएगी, कब तक? आपकी कितना बड़ा कैरियर है लोगों के हकूक के लिए लड़ते हुए, गरीबों के हकूक के लिए लड़ते हुए, कोई फर्क ही नहीं, बस हम खड़े रहेंगे मीडिया, फिर वो आखिर में सहाफी भी दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। वो कहते हैं जब सबकी बोली लग रही है तो यार दो चार हमारी भी बोलियां लगा। बस फिर यही हो रहा है। इस सिस्टम को लिए किसी एक इदारे को नहीं, दो तीन इदारों को मिलके सिस्टम को, और मैं आपको पहले भी प्रोग्राम में बता चुका हूं नाजरीन को भी कि जो लोग ये समझ रहे हैं ना जी कि ये चलता रहेगा, कोई मसला नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा जी। ये सिस्टम जब गिरेगा ना तो ये हर चीज मुंतशिर हो जाएगी। ठीक है। हर चीज उसके बाद आप नहीं संभाल सकेंगे। अच्छा जी, बाहर के मुल्कों में तो शायद सुरुख इनकलाब आ गया, मार धाड़ हुई, लोग सुधर गए, इधर कैसे आएगा? इधर तो फिर जब इनकलाब आता है चेंज के बाद फिर करप्ट लोग आ जाते हैं, अभी आपके सामने है। 30 साल के बाद एक पार्टी आ रही थी, पूरी दुनिया सोचती रही इतना वोट मिले, लो जी उन्होंने लोगों के दिल क्या, लोगों के चीखे निकलवा के रख दी हैं, अपने साथ ही लोग हैं। इसका तरीका यही था जो चाइना ने किया था, चौक पे करप्ट लोगों को टांगना शुरू किया जी थोड़ा अरसा ही। यहाँ पे तो सिर्फ फिल्में बनती हैं, इंडिया में भी फिल्में बनती है, साउथ एशिया का पूरे का हाल यही है, सिर्फ फिल्में बनती हैं, सजा देना तो महाल है। और बस अब उसमें क्या बताएं, वो अदलिया है, वो फौज को, उनके जो हिस्से, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो फौज को ब्लेम कर रहे हैं, फौज को करते रहेंगे, एक वक्त आएगा फौज भी इंतशार की तरफ जाना शुरू हो गई, जब तक वो संभाल सकते हैं वो संभाल रहे हैं जी। वो बाकी सारे ब्यूरोक्रेसी तो वैसे ही मौके से फायदा उठा रही होती है, और जहां जहां उनके वो सारा एक पूरा ब्यूरोक्रेसी। मुझे एक बहुत सीनियर ऑफिसर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में वाहिद तरीका सर्वाइवल का यही है कि आप भेड़ियों में शामिल हो जाए और भेड़िया बन के रहे। मैं बहुत हैरान हुआ कि वो किस उसको भेड़िया कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में जो ये एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज डीएमजी का ग्रुप है, ये लोग भेड़िए हैं, इनके आगे सर्वाइव, के मेरा ब्यूरोक्रेसी ताल्लुक नहीं है, मगर आप देख ले उन्हीं के अंदर डीएमजी नून, यानी पूरे बहरहाल ये बात कहीं से कहीं चली जाएगी। अब मेरा जो तज्जिया है वो मुख्तलिफ होता है। इसके लिए अगर अदलिया को आप बेहतर कर देना जी, सिर्फ एक इदारे को ठीक कर दे तो बाकी तमाम इदारे ठीक हो जाएंगे। अब एफआईए नैब का इंक्वायरी कर रही है, लेटेस्ट जराये के मुताबिक नैब एफआईए की कर रही होगी, हुकूमत नैब हुकूमत की भी कर रही है, एंटी करप्शन उसकी करे। जब ये आपस में आंख मचोली चलती रहेगी, बस देखते रहे, कितनी देर तमाशा देख लेंगे। जब पैसा खत्म हो जाएगा, अभी सऊदी अरब ने दे दिया है, आप देख ले वो कुछ शराइत आई होंगी उनके साथ, अमेरिका ने देना बंद कर दिया। 1 अरब और कुछ करोड़ डॉलर है जिसके पीछे अमेरिका ने एक साल में पाकिस्तान के ऊपर IMF तकरीबन 800 से ज्यादा शराइत जो है ना मुसल्लत कर चुका है। कितनी आप बर्दाश्त करेंगे? आपकी भी एक हद है, अवाम की भी एक हद है, बस यही हो रहा है जी। चलें, मेरा एक छोटा सा सवाल वो भी आपसे ही है कि जब आपकी अपनी सफ में 50 लोगों में से 49 चोर खड़े हों, तो फिर आप अकेले रियासत मदीना बनाने का दावा कैसे कर सकते हैं? इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि जिन्होंने दावा किया ना रियासत मदीना का, खान साहब ने, उनको पता था कि ये सारे करप्ट हैं। उन्हें ये पता था कि हम 50 हैं, 50 में से 30 तो यकीनन करप्ट है, उन्हें शक ही नहीं था इसमें, उनको भी शक नहीं। मगर उन्होंने समझा ये क्रिकेट टीम है कि चले सलीम मलिक परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, या इजाज अहमद नहीं दे रहा तो सईद अनवर से ले लूंगा या आमिर सुहेल से, उनके जहन में वही तखय्युल था। ये सियासतदान है, इन्होंने तो कितने सईद अनवर और सलीम मलिक बेच के इशारों में खा गए। ये उन्होंने यही किया, उन्होंने कहा जी हम 20 अरब लगा के आए थे, हराम है जो हम 200 अरब से कम कमा के चले जाए।
चाहे आप जो मर्जी बोले, पहले 200 अरब खरे होंगे, उसके बाद हम सियासत भी करेंगे, उसके बाद अपने आप को मासूम भी डिक्लेयर करवाएंगे। अब जब उनको कहे, उन्हें कहे जी पिछलों से आपने पैसा निकलवाया, इसी से आप पैसा निकलवाने में कामयाब हुए, वो यही कह रहे होंगे, इसी एक ने दिया। अच्छा जी, अब पिछलों का मसला क्या है, मैं आपको सीधा सीधा बता दूं। आपके लिए तो चले, मैं तो बाहिर हूं ना जी, आप लोगों के लिए मैं पता नहीं आपके चैनल पे प्रेशर ना है। पिछलों का मसला जी सीधा सीधा है। उन्होंने कहा कि अगर हम मानते हैं, अगर पैसे देते हैं और मानते, जो उसमें से कमजोर हैं वो पैसे देने पे राजी हो गए, प्ली बारगेन कर ली, पैसे दे दिए किसी भी तरह, जो नहीं कर सके उन्होंने कहा कि जो पैसा हमने देना है हुकूमत को या मानना है कि हमारा जुर्म है, वही पैसा हम अदालतों और वकीलों पे लगा देते हैं, हिसाब बराबर कर लेते हैं, हमें क्या जरूरत है। उन्होंने कहा ना जुर्म साबित होगा, ना जुर्म साबित होगा, और आराम से जो है हमारी सियासत भी चलेगी, वही देख ले। 5 साल पूरे हो रहे, 5 साल भी नहीं जी, 3 साल, ये चौथा साल मेरे ख्याल से मुकम्मल हो रहा है, और वो सारे लोग सियासत के लिए तैयार हो रहे हैं और अवाम उनके साथ तैयार हो रही है। अब पाकिस्तान, बहरहाल ये बात बिल्कुल ये जो हालात खराब हो रहे हैं, इसमें इन्हें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को दे, अमेरिका ने पैसे देने जी बंद कर दिए हैं, चाइना में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया हुआ है, और इसके अलावा अफ्रीका में और मुख्तलिफ मुल्कों में देखें, चाइना स्लो जो जो चाइना को पैसे वापस नहीं कर सका, चाइना ने पूरे पूरे वो हिस्से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अपने हिस्से उसमें ले लिए, जेर तसल्लुत रख लिए हैं, जब आप उनका कर्जा वापस नहीं कर सके। अमेरिका वो स्लो काम कर रहा है, वो आईएमएफ और दूसरे इदारे कर रहे हैं। कौम को उठना चाहिए था जैसे चाइना उठा था। तो चाइना कोई बहुत बड़ी मिसाल नहीं है जी, उन्होंने हमारे सामने, अभी हम ही उनके चीजें सारे बना के दे रहे थे। ये एमिरेट्स एयरलाइन हमने बना के दी थी, हमारे पास एयरलाइन खत्म हो गई, उनकी एयरलाइन दुनिया की पहली बेहतरीन 5 एयरलाइंस में, 10 एयरलाइंस में है। अब तो मुझे लगता है 10 साल और गुजरे, शायद अमेरिकन एयरलाइंस भी वो खरीद लें सारी जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राना गुलजार साहब, आपने देखा होगा, सुना होगा, अखबारों में पढ़ते होंगे, अगर मौका मिलता है टीवी देखते होंगे, तो रोजाना की बुनियाद पर चोरियां, डकैतियां, ये खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हर गली में, हर बाजार में, हर सड़क पे, हर मोहल्ले में अब रोजाना की बुनियाद पर ये चीजें बहुत ज्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। आप क्या समझते हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह ये है कि लोगों में ये कोई शक नहीं कि आदमी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डे बाय डे बढ़ रहा है, बजाय इसके कम होता है। जैसे कि मौजूदा हुकूमत आई थी, उसका नारा भी था कि अवाम को इंसाफ मुहैया होगा, तहफ़्फ़ुज़ मुहैया होगा। बेसिकली कि हर अदारे का एक काम होता है जिसने वो काम करना होता है। ये पुलिस के ज़िम्मे काम है कि पुलिस जो है वो चोरियाँ, डकैतियाँ और जराइम जो है इसकी रोकथाम करे। इस तरह के बारे में आपको भी कोई और हमें भी कोई जो प्रैक्टिकली हमने देखा है इस वक़्त, इसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल है कि लोगों का एतमाद इस पे तकरीबन उठ गया। कोई भी शरीफ आदमी थाने जाना वो पसंद नहीं करता। और डे बाय डे ये जो इनकी क्रेडिबिलिटी और इनकी जो परफॉर्मेंस है, इनकी गवर्नेंस है, वो बजाय इम्प्रूव होने के, बेहतर होने के, वो दिन ब दिन डिटोरिएशन पे जा रही है। वो उसमें बगाड़ पैदा होता जा रहा है। अब सूरत-ए-हाल ये है कि और भी इदारे हैं, जैसे आपने देखा है कि हमारा फ़ौज पाकिस्तान का अदारा है, रेंजर्स का अदारा है, अभी पुलिस के साथ-साथ ही मोटर वे का अदारा है। जहाँ पे इदारे काम सही है, मुस्तहकम है, मज़बूत हैं, वो काम करते हैं, वहाँ पे उनके मामलात बहुत दुरुस्त होते हैं। इसमें ये जो हमारा सिस्टम है पुलिस का, ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज़ हो गया है। इसमें एक समझो कि एक 2 चीज़ें इस पे छाई हुई हैं। एक तो इन पे सियासतदानों का गलबा है, उनके मामलात उनके मुताबिक इनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र वहाँ पे छोटे लेवल पे होती है, बड़े लेवल पे भी इंटरफियरेंस काफ़ी हद तक हो गई है अब सियासतदानों की। और दूसरा है कि वो करप्शन इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ख़्वाह वो मुद्दई है, ख़्वाह वो दूसरा है। तो मेरा ज़ाती तज्ज़िया है, मैंने लोगों को देखा है क्योंकि मैं गाँव का देहात का रहने वाला हूँ। अगर वो मुद्दई जाता है, वो भी कहता है कि जिन्होंने पैसे दे के एफआई दर्ज कराई, मेरी एफआई दर्ज नहीं होती थी। वो मुल्ज़िम था, वो बेगुनाह था, वो कहता है जी बेगुनाह हुआ पर पैसे बड़े हूँ ते पल्ले कुछ नहीं बचा बच्चों वास्ते भी। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब तक ये अदारा पुलिस सही ना होगा, ये तो जराइम और ये चीज़ें बढ़ती जाएँगी, इनमें कमी होने का कोई नहीं है। और बेसिकली इस अदारे को मजबूत करना होगा, इस अदारे से करप्शन खत्म करनी होगी, इस अदारे से सियासत खत्म करनी होगी। आज आप डाल दें सियासत को ज़रा फ़ौज में, तो आप रिज़ल्ट देख लेना कि क्या बनता है चंद सालों के बाद। आज रेंजर्स में डाल दें। तो बाकी जो अदारे हैं, बेसिकली इदारों का मजबूत होना चाहिए, इस अदारे को मजबूत करना चाहिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेटली है। लोगों को कोई बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हर बंदा अपना कोशिश करता है, उसको पता है जब मेरे साथ कुछ हो गया,
तो कोई मेरा वाली वारिस नहीं है। इस वक़्त कोई वाली वारिस नहीं है जिसका कत्ल हो जाता है, जिसकी डकैती हो जाती है, जिसकी रॉबरी हो जाती है। वो जो थानों में ज़लील होता है, जितनी की इज़्ज़त दी जाती है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये बेसिकली मैं समझता हूँ कि जड़ यही है कि पुलिस के इदारे को मज़बूत करना। अवैस भाई, अवैस भाई, आप कहीं ऐसा तो नहीं कि मौजूदा हालात में बेरोजगारी, गुर्बत और जो है महंगाई, ये एक ऐसा अवसर हो सकता है कि लोग जो है अब राह चलते लोगों से छीनने लग गए हैं, लड़ने लग गए हैं, झगड़ने लग गए हैं। राणा साहब की बात ठीक है, वो पुलिस का इदारा, लेकिन वो कहाँ तक करेगा? लिया को आप देख लें, 22 लाख लोग हैं और इनके लिए 800 पुलिस एहलकार हैं। ठीक है, 8 थाने और हर थाने में 10-10, 12-12 लोग हैं और बाकी जो है कोई पीसी में है, कोई लाहौर में है, कोई किसी गार्ड पे, कोई किसी गार्ड पे। तो 8-8 लोग हैं, 10-10 लोग हैं एक-एक थाने पे, वो तो पूरे होते ही नहीं है। अगर लोगों के पास लोगों के हालात अच्छे हों, गुर्बत ना हो, बेरोज़गारी ना हो, महँगाई ना हो, तो फिर ऐसे हालात होंगे। अच्छा, इसमें बताने को बहुत कुछ है। अच्छा, मैं आप जब भी मेरे से बात करते हैं सवाल, अब जो बंदा मुस्तकिल पढ़ रहा हो या मुख्तलिफ चीज़ें देख रहा हो एनालिसिस में, उसके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक तो जी मेन थ्योरी है साइंस की, मेरे ज़हन से बल्कि थ्योरी का नेम निकल रहा है। उसमें ये है कि जी जिस चीज़ में आप जितना इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, वही उसको रिटर्न में आपको मिल रही होती है। हम सारा कुछ लॉ एंड ऑर्डर में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर और इससे रिलेटेड ही इश्यूज बन रहे हैं। अगर ये एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, प्लानिंग में, रिसर्च में कर रहे होते, तो वहां पे वही चीज वो कर रही होती। यानी यूरोप में, अमेरिका को, नॉर्थ अमेरिका को नहीं हम लेते, इसमें कनाडा की एग्जांपल दी जा सकती है। नॉर्थ यूरोप में वो लॉ एंड ऑर्डर में बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं। यानी कुछ स्विट्जरलैंड से लेके कुछ मुल्क तो ऐसे हैं, वहां पे पूरे मुल्क में 400 या 500 पुलिसमैन है। आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे, शायद मैं ये भी ज्यादा बता रहा हूँ, कुछ मुल्कों में इससे भी कम पुलिस है। वहां पे चोरी का तस्वुर ही नहीं है। जैसे जापान है, क्राइम रेट में बिल्कुल जीरो पे है, मतलब कि इतने कम है। अच्छा जी, दूसरी चीज ये आती है, यहाँ पे काफी सारी बातें की जा सकती है अवाम को बताने के लिए, मगर बात ये है कि हमारी जो बात है वो अगर मुक्तदर हल्के या कोई हाई लेवल पे लोग सुन लें तो वही बहुत है। हुँ, राणा साहब की जो बात है एज इंस्टीट्यूशन, वो पुलिस को बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखिए, मैं इसमें भी आपको उनकी बात में ही ऐड कर देता हूँ। उनका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने 35 साल पूरा एक पुलिस सर्विस को मैनेज किया, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से वो है, मैजिस्ट्रेसी के इख्तियारात भी थे, पुलिस को भी डील किया, तो वो तमाम मामलात को सही तरीके से यानी कि गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब 2 इदारे हैं जी, 3 इदारे बल्कि। एक पुलिस की अपनी रिपोर्ट जाती है हर ऑफिसर के बारे में, एक पाकिस्तान में आईएसआई एक इदारा है पाकिस्तान के, उसकी एक रिपोर्ट होती है हर ऑफिसर के बारे में, और एक की इदारा है पाकिस्तान का जो सिविलियन इदारों के बारे में, ऑफिसर्स के बारे में रिपोर्ट देता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। हुँ, आप यकीन करें कि मैं जबान बस आपको क्या बताऊं कि अफसरान इन रिपोर्ट्स को सिर्फ चेंज करवाने के लिए, यानी कि वो कोशिश ये करते हैं कि अगर 10 करोड़ कमा रहे हैं तो 3-4 करोड़ लगा के कोई ना कोई रिपोर्ट्स किसी तरह चेंज करवा दे। हुँ, अब वो कोशिश तो बहुत करते हैं। अगर सिर्फ गवर्नमेंट इन 2 इदारों की, आईबी और आईएसआई की जो रिपोर्ट है हर अफसर के बारे में, उसी के ऊपर काम करना शुरू कर दे और उसको मेंटेन रखे हर सूरत हाल में, कि इनके अफसरान, इन इदारों के अफसरान उनकी रिपोर्ट्स को, यानी अफसर की जो रिपोर्ट लिखते हैं उसको चेंज न करें, ओरिजिनल लिखें, पाकिस्तान के 50% मसाइल हल हो सकते हैं। हुँ, तो क्योंकि मैं अब आपको इदारों में से इनके नाम लिए बगैर बता रहा हूं कि एक पुलिस अफसर है इस वक्त, वो इस वक्त डीआईजी की पोस्ट पे है जी, ठीक है, मैं उसका भी नाम नहीं ले रहा, आपको बता रहा हूं, वो क्रिकेट का जुआ खेलने में पूरे पुलिस ऑफिसर्स में मशहूर है, पुलिस ऑफिसर्स को पता है, जो हुँ, सीएसपी ऑफिसर्स हैं। उसकी रिपोर्ट में एक्सीलेंट लिखा हुआ है, एक्सीलेंट इन ऑनेस्टी एंड नो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। ठीक है। अब यानी कि आप ये देखिए कि जब इस लेवल तक एम्बेजलमेंट होगी, जब ये सही होगा, जब अच्छा जी, दूसरी बात ये है, तमाम ऑफिसर्स पंजाब में सर्व करना चाहते हैं, हुँ, इनकी सर्विस को बैलेंस कर दें, ये पुलिस सर्विस में आना छोड़ देंगे, सर्विस को बैलेंस कर दें कि हर सूरत हाल में 50% आपकी सर्विस जो है वो आउट ऑफ प्रोविंस होगी, चाहे बलोचिस्तान सर्व करें, चाहे सिंध सर्व करें, चाहे केपी, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान कहीं भी सर्व करें, 50% सर्विस टेन्योर
जो भी आपका टेन्योर है, आपकी 50% आउट ऑफ प्रोविंस होगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये पीए पुलिस सर्विस में और डीएमजी में जो लोग पैशनेट होंगे, उनके अलावा हर कोई आना छोड़ देगा। ये छोड़ देंगे बिल्कुल, क्योंकि मेन जरिया ही आमदन का पंजाब है, सबसे बड़ा जरिया ही, चाहे वो एसेट बनाने हो चाहे कुछ हो। और उसमें फिर ये पॉलिटिकल लॉबिंग करते हैं, जाहिर बात है पॉलिटिक्स जुड़ती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बड़े बड़े स्टेप प्राइम मिनिस्टर ने लिए हैं जी, इसमें ये नहीं है, यानी कि उन्होंने बाउंड कर दिया, पहले तो हिला नहीं सकते थे। एक बहुत बड़े चीफ सेक्रेटरी गुजरे हैं पंजाब के, उनका नाम भी मैं नहीं लूंगा, चले हर कोई पता नहीं कोई इंसल्ट फील ना कर ले। उनके 3 या 4 बेटे हैं, वो बलोचिस्तान के पहले डोमिसाइल पे उधर के शहरी बने, पाकिस्तान के शहरी बने। उसके बाद बलोचिस्तान के डोमिसाइल पे डीएमजी की सर्विस में आए और बाकी सारी सर्विस उन्होंने पंजाब में उन्होंने गुजारी। बड़ी मुश्किल से खान साहब की गवर्नमेंट ने किसी तरह उन लोगों को पंजाब से थोड़ा थोड़ा हिलाने की कोशिश की है। यानी इतनी पावरफुल अब ब्यूरोक्रेसी में लॉबीज है, उनके आगे से फिर वो इन्फ्लुएंस करते हैं पूरे के पूरे। यानी मैं आपको बता सकता हूं कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे डायरेक्ट आसमान से तो नहीं उतरे हुए, डायरेक्ट सीधे जी पता चलता है जी, बाप डीएमजी में था तो बेटा भी डीएमजी में है, दूसरा बेटा या बेटी पुलिस सर्विस में है। भाई सारे इसी में क्यों जाना चाह रहे हैं? सिंपल सी आप भी जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस सर्विस में लॉ एंड ऑर्डर की दूसरी वजह यह है कि जॉब्स के लिए प्लानिंग नहीं है। अच्छा ओपन, बस टाइम तो मुख्तसर है, मैं आपको बात बताऊं, पटवारी की जॉब अनाउंस की, पटवारी की जॉब के पीछे सियासतदानों का भी ऑफ द रिकॉर्ड कोटा बन गया। 2 लाख रुपए से स्टार्ट होके पाकिस्तान में पटवारी की जॉब की बोली 20-25 लाख तक चली गई। जब ऐसे होगा तो क्राइम लॉ एंड ऑर्डर, यानी इसका मतलब है लोगों को यकीन है कि पैसे दो और जॉब लो। अब जाके वो ये सिस्टम को वो किया है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करते जा रहे हैं। तो बहरहाल जैसे जैसे जॉब सिलेक्शन का सिस्टम बेहतर होगा, जो यूथ है वो क्राइम की तरफ जा रही है। और यूथ आपको मैं बताऊं, एक से एक आइडिया आप क्राइम के लिए ढूंढेगी अगर आप उन्हें जॉब्स नहीं देंगे। एक ये वजह, और दूसरा मैंने पहले भी कहा था, क्राइम के बढ़ने की बहुत बड़ी वजह एचईसी है। उसकी वजह यह उन्होंने कोई चेक ही नहीं रखा हुआ। हर शहर में 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर के बाद पाकिस्तान में या गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और वो पूरी पूरी डिग्रियां दे रही हैं। जब आप अगर 22 करोड़ में से 10 करोड़ को डिग्रियां देके हाथ में पकड़ा देंगे तो उन्हें जॉब भी दें। आपने जब क्वालिटी सिस्टम ही नहीं रखा हुआ, आप उन्हें जॉब्स दें। लॉजिकल बात करें, यहाँ पे हर चीज, यहाँ पे जैसे जैसे सिस्टम चल रहा होता है वो जॉब की रेशो, ये बाइडन और ट्रंप का मुकाबला ही सारा जॉब की रेशो पे था कि हर स्टेट में उन्होंने कितने, हर महीने ये लोग जी स्टैटिस्टिक्स इशू करते हैं, इस महीने हमने अवाम को इतने लाख नौकरियां दी, चाहे वो छोटी सी छोटी नौकरी है, मगर उनका ऑनेस्ट, उनका बकायदा डाटा फीड होता है और उसके ऊपर वो इशू करते हैं। हमारे यहाँ तो ये बस अल्लाह ताला ही रहम करे, मैं तो अपनी तरफ से बेहतरीन मशवरा दे सकता हूँ। जी बिल्कुल हो जा, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ये जो वबा आने वाली है, अल्लाह ताला हमें और हमारे अहले खाना को और पूरी दुनिया को और खसूसन पाकिस्तानी को इससे महफूज रखेगा। नाज़रीन, अपना और अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे दोनों तजिया निगारों को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।